मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास सीरीज़ 11। जो हमारी बाल विकास की सीरीज़ चल रही है 300 प्रश्नों की, उसका आज 11वां वीडियो है। 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 201 से हम स्टार्ट करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। पूरी सीरीज़ के 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। 300 प्रश्न जो है, एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुना हुआ है सभी प्रश्न, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले 10 वीडियो जो हैं आपने नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं। पेडागोजी वीडियोस के नाम से फ़ाइल बनी हुई है, आप वहां से वो 10 वीडियो जो सीरीज़ के हैं वो देख सकते हैं। इसके सीरीज़ के अलावा भी वहां पर आपको पेडागोजी की वीडियो मिल जाएंगे, आप वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो ये सीरीज़ है 300 प्रश्नों की, इसका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सभी को तैयार करने हैं आपको, और पढ़ना भी है, साथ में समझना भी है सभी क्वेश्चन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं 201 से। 200 प्रश्न क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम की अवधारणा दी है? किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम की अवधारणा दी है? तो यहाँ पर अव्यक्त अधिगम जो दिया है, इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अव्यक्त अधिगम, चिन्ह अधिगम को ही अव्यक्त अधिगम कहते हैं। चिन्ह अधिगम को ही अव्यक्त अधिगम कहते हैं। तो अब आप बता पाएंगे कि किसने दिया है ये अव्यक्त अधिगम की अवधारणा, यानी चिन्ह अधिगम की अवधारणा किसने दी है? लेविन ने, टॉलमैन ने, स्किनर ने, या फिर बंदूरा ने? किसने दी है? ये दी है टॉलमैन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दी है टॉलमैन ने, क्योंकि टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम दिया है, तो चिन्ह अधिगम को ही अव्यक्त अधिगम कहते हैं। तो ये अव्यक्त अधिगम की जो अवधारणा है ये टॉलमैन ने दी है, यानी चिन्ह अधिगम की अवधारणा भी टॉलमैन ने दी है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके अनुसार कोई भी बच्चा जो है कोई भी चीज़ सीखता है, या कोई बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को सीखता है, किसी भी चीज़ को अपने माइंड में ध्यान में रखता है, सेटअप करता है, अपने माइंड में फीड करता है, तो वह किसी न किसी चिन्ह के ही ज़रिए उसको जो है याद रखता है। कोई भी चिन्ह आप खुद में ही देखें आप, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ने का अच्छा तरीका है कि आप खुद पर ही वो चीज़ें ट्राई करें। देखें कि आप रास्ते में निकलते हैं, कितनी जगह आप जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने माइंड में किसी न किसी चीज़ को सोच कर ही उस चीज़ को हम अपने माइंड में रखते हैं एक चिन्ह के माध्यम से। तो चिन्ह वो कुछ भी हो सकता है। तो चिन्ह अधिगम जो है उसको ये दिया है टॉलमैन ने, इसी को अव्यक्त अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट देखें 202। प्राचीन अनुबंधन को क्या कहा जाता है? प्राचीन अनुबंधन को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, या कोई नहीं? तो ध्यान रखें, प्राचीन अनुबंधन किसको कहते हैं? जो पावलव का अनुबंधन का सिद्धांत है उसको ही प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पावलोवियन अनुबंधन। पावलव का जो अनुबंधन सिद्धांत है उसको पावलोवियन अनुबंधन कहते हैं, और इसी को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है ये स्किनर ने दिया है, सभी जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया है। और ये जो नैमित्तिक अनुबंधन है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। और ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। तो ये दोनों तो स्किनर ने दिए हैं। और ये तीसरा पावलव का है, और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी पावलव के ही सिद्धांत को कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पावलोवियन अनुबंधन। नेक्स्ट है पावलव के अनुबंधन प्रयोग में। पावलव के अनुबंधन प्रयोग में क्या था? पहले भोजन प्रस्तुत किया गया था, फिर घंटी बजाई गई थी, या फिर पहले घंटी बजाई गई थी फिर भोजन प्रस्तुत किया गया था, या फिर भोजन और घंटी एक साथ प्रस्तुत किया गया था, यानी ध्वनि और भोजन एक साथ प्रस्तुत किया गया था, या कोई नहीं? बताइए, इसमें पहले भोजन प्रस्तुत किया गया था फिर ध्वनि, या पहले ध्वनि फिर भोजन? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ध्वनि प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद भोजन दिया गया था, यानी पहले घंटी बजाई गई थी, और जब उस घंटी की तरफ आकर्षित हुआ फिर भोजन चूर्ण दिया गया, यानी भोजन दिया गया। तो पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया पावलव के अनुबंधन सिद्धांत में। और पावलव ने अपना अनुबंधन का सिद्धांत किस पर दिया है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो पहले ध्वनि फिर तत्पश्चात भोजन दिया गया, तो ये ध्यान रखें, पहले ध्वनि है, पहले भोजन नहीं है, ना ही भोजन और ध्वनि साथ साथ भी नहीं है, पहले ध्वनि उसके बाद भोजन दिया गया। तो ये पहले ध्वनि दी गई है, ये ध्यान रखें, ये पावलव का सिद्धांत में पहले ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? ये किसने दिया है? क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत
यहाँ पर ध्यान दें, क्रिया अगर लगा है, किसी भी सिद्धांत का नाम दिया उसमें क्रिया लगा है तो ये स्किनर का होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें भी क्रिया लगा हुआ है वो स्किनर का है। तो क्रियात्मक अनुबंधन को ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं और ये किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। जिसमें भी क्रिया लगा हो पहले वो क्रियात्मक मतलब क्रिया जिसमें भी लगा हो पहले, बाद में नहीं, पहले अगर क्रिया किसी में लगा है तो ये स्किनर ने दिया है। और इनके जो क्रियात्मक जो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसका खंडन किसने किया है ये भी ध्यान रखें। तो इनका खंडन किया है थॉर्नडाइक ने, उन्होंने क्रिया को बाद में बताया है। तो थॉर्नडाइक ने इसका खंडन किया है, किसके, इनके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसका थॉर्नडाइक ने किया है। और इनका जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, किसका है ये, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया गया है, यानी जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का है ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत में किस चीज़ पर बल नहीं दिया गया है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में समझ पर बल नहीं दिया गया है, उन्होंने प्रेरणा पर बल दिया है, बार बार अभ्यास पर बल दिया है। बार बार खटका दबाएगी बिल्ली, तो बार बार अभ्यास पर भी बल दिया है, प्रेरणा पर भी बल दिया गया है, लेकिन समझ पर नहीं दिया गया है। तो इसका, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन होते हैं यही हमेशा गड़बड़ करते हैं, नहीं ध्यान नहीं रहता है और देख नहीं पाते हैं, या फिर तो नहीं अगर दिया है तो नहीं वाला ही देखें, यानी जो है उनको नहीं करना है, जो नहीं है वही सही ऑप्शन है। तो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया गया है, तो किस पर नहीं दिया गया है, समझ पर नहीं दिया गया है। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में प्रेरणा पर बल दिया गया है। अगर क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर बल दिया गया है और 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप ये ध्यान रखें प्रेरणा और अभ्यास पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन को आप देख लें कि प्रेरणा और अभ्यास में से अगर कुछ है तो वो सही आंसर होगा, क्योंकि प्रेरणा और अभ्यास पर बल दिया गया है, समझ पर बल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखें, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि स्टेटमेंट चाहे कुछ और पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें कथन यानी कि स्टेटमेंट ज़रूर पूछा जाता है। सभी स्टेटमेंट जो आपके 300 प्रश्नों की सीरीज़ है इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, और जो सभी स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 200 प्रश्न पीछे आपने पढ़े हैं उनमें भी कुछ जो है 1-2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और एक वीडियो आपका अलग से बनेगा जिसमें सभी आपको ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि पिछले किसी एग्ज़ाम्स में आए भी हैं या आने की बिल्कुल संभावना भी है, जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं या इम्पॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपको ज़रूर दिए जाएंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये स्टेटमेंट किसका है, वुडवर्थ का, पील का, स्किनर का, या इनमें से कोई नहीं, किसी का नहीं है। या फिर तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये किसने कहा है, ये स्किनर ने कहा है। ठीक है, ये स्किनर ने कहा है, वुडवर्थ नहीं कर दें बिल्कुल भी। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, स्किनर की है, ये स्किनर का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर, C.H. जड या स्पीयरमैन, कौन है। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के प्रतिपादक ये हैं C.H. जड। C.H. जड, ये 2 चीज़ें, एक तो स्टेटमेंट और ये सिद्धांत जो हैं किसके हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सिद्धांत के लिए और ये स्टेटमेंट के लिए आपके अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। एक वीडियो होगा जिसमें सभी आपके प्रतिपादक और जनक होंगे, और एक वीडियो होगा जिसमें आपके सभी स्टेटमेंट दिए रहेंगे। तो आप वो 2 वीडियो बहुत अच्छे से तैयार करें, और रोज़ आपको वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना होगा, वरना अगर आपने एक बार पढ़कर रख दिया तो वह ज़रूर भूल जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट और ये जो जनक और प्रतिपादक होते हैं ये बहुत जल्दी मिस होते हैं। तो इनको जो है रोज़ आपको एक बार देखना होगा, जल्दी ही इसका वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, C.H. जड है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से सीखने के पठार, जो सीखने के पठार होते हैं इसके निराकरण में कौन सा उपाय
है। मतलब सीखने में अगर पठार आते हैं तो उसका हम क्या निराकरण करें, जो पठार ख़त्म हो जाएं। तो शिक्षण विधि में बदलाव करके भी हम पठार ख़त्म कर सकते हैं, विश्राम की व्यवस्था करके भी पठार ख़त्म किए जा सकते हैं और प्रेरणा में परिवर्तन करके भी पठार ख़त्म किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 6, 7, 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है, तो क्या होगा, जो आपकी स्टार्टिंग में सीखने की जो स्पीड थी वो आपकी कम हो जाती है लास्ट में जाके। क्यों होता है ऐसा, सीखने में पठार क्यों आता है? क्योंकि आप इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो वहाँ पर विश्राम की आवश्यकता होती है। तो विश्राम की व्यवस्था करके भी पठार को ख़त्म किया जा सकता है। शिक्षण विधि जो है उससे भी पठार आने के चांस रहते हैं, तो शिक्षण विधि में बदलाव कर या प्रेरणा में परिवर्तन करके भी ये जो पठार होते हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। सीखने में पठार के निराकरण इन सभी के माध्यम से किए जा सकते हैं, शिक्षण विधि से भी, विश्राम की व्यवस्था करके भी और प्रेरणा में परिवर्तन करके भी सीखने में पठार का निराकरण किया जा सकता है। तो इसका मतलब सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखें, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो सभी को पता है सीखने में वक्र 4 होते हैं। सीखने में वक्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इनके लिए आपका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी वक्र का, कि कौन सा वक्र, उसमें चित्र भी बना दूंगी ताकि आपके माइंड में कहे, वो टॉलमैन का है ना कि चिन्ह अधिगम, चिन्ह से हम लोगों के माइंड में चीज़ें एकदम फिक्स हो जाती हैं। तो वो चित्र के साथ में आपको चारों वक्र बता दूंगी। बहुत ही कुछ सेकंड या कुछ मिनट का वीडियो होगा, वो अपलोड कर दूंगी। तो जो 4 वक्र होते हैं वो कौन कौन से हैं? 4 वक्र: सरल वक्र, नदोदर वक्र, अंतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ये 4 वक्र होते हैं। सीखने में 4 वक्र होते हैं। तो इन सभी का जो है आपका वीडियो अपलोड कर दूंगी, कल ही अपलोड कर दूंगी मैं। बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा, मात्र 1-2 मिनट का। तो चित्र के साथ जब आप देखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट रहेंगी। जैसे सरल जो होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें जो वो जो वृद्धि होती है सीखने में, वो बहुत स्पीड में और सीधी बस ऊपर जाती रहती है, कोई घटती बढ़ती नहीं है। मिश्रित में क्या होता है कि वो कभी घटती कभी बढ़ती, इस तरह से भी होती है। तो आप चित्र के माध्यम से सीखेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। तो 4 प्रकार के, तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, सीखने में वक्र होते हैं 4। नेक्स्ट देखें, अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम क्या है? ये आप वीडियो को रोककर आप इसका आंसर खुद बताएं, क्योंकि इसको मैंने अभिप्रेरणा वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम क्या है, मैंने उसको इंग्लिश में आपका शॉर्ट में भी बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसको याद करें और किस तरह से इसको याद रखें। आप अभिप्रेरणा वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप इसका आंसर जो है खुद भी निकालने का प्रयास करें। प्रोत्साहन पहले होगा, फिर चालन होगा, या फिर आवश्यकता होगी, या फिर पहले चालन फिर आवश्यकता फिर प्रोत्साहन, या फिर आवश्यकता पहले होती है, चालन फिर उसके बाद और सबसे लास्ट में प्रोत्साहन। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, इसके चक्र के संघटकों का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम होगा आवश्यकता पहले होती है, उसके बाद चालन फिर प्रोत्साहन। किसी भी चीज़ को, जब हम किसी को किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो ये काम करे, तो हम सबसे पहले जो उसको आवश्यक चीज़ है, मतलब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है अगर, तो उसकी सबसे पहले आवश्यकता पूरी अगर करेंगे तभी वो काम करने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता है। ठीक है, आवश्यकता सबसे पहले पूरी कर दें अगर, तो वो उस काम को करने के लिए बहुत अच्छे से मोटिवेट होता है। अगर आप ध्यान दें कि जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उनमें जिनकी ड्यूटी लगती है, चुनाव ड्यूटी लगती है, तो उसमें क्या होता है, एक यही काम ऐसा है चुनाव ड्यूटी जिसमें पहले आपके जो है मानदेय, आपका जो वेतन या जो भी उसका जो भुगतान होता है, पैसे होते हैं, वो पहले दिए जाते हैं, बाद में काम करवाया जाता है। क्यों? ताकि आप मन से और निष्ठा से आप जो है चुनाव करवाएं और निष्ठा के साथ आप काम करें, इसीलिए पहले दे दिए जाते हैं आपको। पहले आपकी आवश्यकता पूरी कर दी जाती है पैसे की, यानी आप जो है मन लगाकर काम करें। दुनिया का एक, मुझे लगता है यही एक ऐसा काम है जिसमें पहले वेतन मतलब उसका भुगतान पहले होता है, वरना सभी काम में पहले काम करवा लेते हैं, उसके बाद ही भुगतान करते हैं।
सिर्फ एक यही काम है कि पहले वो भुगतान कर देते हैं, यानी पहले आवश्यकता पूरी कर देते हैं पैसे की, हाँ भाई पैसे मिल गए अब अच्छा काम करना, ठीक है। तो पहले आवश्यकता होती है, यहाँ पर ये ध्यान दें कि अभिप्रेरणा किसी को मोटिवेट करने के लिए कि वो अच्छा काम करे, सबसे पहले उसकी आवश्यकता पूरी कर दो। जिस चीज़ की उसके पास अभाव है, उसको आवश्यकता है किसी चीज़ की, वो आवश्यकता पहले पूरी कर दो, उसके बाद चालन और उसके बाद वो प्रोत्साहन, ठीक है। तो ये सही क्रम है इसका क्या है, NDI, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है NDI अभिप्रेरणा वाले पार्ट में, आप देखें नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। नीड मतलब आवश्यकता, ड्राइव मतलब चालन या चालक, और इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। तो NDI से आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है NDI। तो इसका सही आंसर C होगा, आवश्यकता, चालन और फिर प्रोत्साहन, यानी नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। जनक इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अधिगम मनोविज्ञान के यहाँ पर पूछा जा रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान के नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहॉस, ठीक है। एबिंगहॉस जो हैं ये अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, इसको ध्यान रखें, और आधुनिक ना समझ लें, यहाँ पर अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहॉस। नेक्स्ट, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये चारों ही सही हैं, ठीक है। ये चारों ही जो हैं पियाजे की ही अवस्थाएं हैं और ये चारों सही हैं। तो इनमें पूछा जा रहा है कि प्रथम अवस्था कौन सी, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग की, और प्रथम अवस्था कौन सी है। तो कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या फिर संवेदी पेशी अवस्था। तो ये सबसे स्टार्टिंग वाली यानी प्रथम अवस्था कौन सी है, वो है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, और ये होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था यानी इंद्रिय गामक अवस्था, ये होती है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की। इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से और चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। तो ये पहली जो अवस्था है किसने बताई है, पियाजे ने प्रथम अवस्था किसे बताया है, संवेदी पेशी अवस्था को प्रथम अवस्था बताया, और संवेदी पेशी अवस्था को ही इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर संवेदी है तो संवेदी करिए, नहीं है इंद्रिय गामक अवस्था है तो इंद्रिय गामक अवस्था को करेंगे, और ये चारों ही बताई है पियाजे ने, ठीक है। और इसकी अवस्था वाला जो वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अवस्था का वीडियो आपको देखें, वहाँ बाल विकास की अवस्थाएं नाम से ऐसा होगा, और पेडागोजी वीडियोस में आपको वो मिलेगा, वो आप ज़रूर देखें। सभी अवस्थाओं की एज बताई गई है, किस एज से किस एज तक के होते हैं, और अवस्थाओं के उपनाम भी बताए गए हैं, क्योंकि वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर प्रथम अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट देखें, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। यहाँ पर ध्यान दें, 4 से 8 माह पूछी जा रही है, यानी जो इनकी सबसे स्टार्टिंग की सबसे पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष की होती है, और 2 वर्ष में आते हैं 24 माह, यानी यहाँ पर 4 से 8 माह की बात हो रही है, यानी पहले ही वर्ष की बात हो रही है। तो 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, हाथ मुँह का संबंधन, या आँख और हाथ का संबंधन, या प्रतिवर्ती क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आँख और हाथ का संबंधन। आँख और हाथ का संबंधन, ये आप ध्यान रखें, मुंह वाला नहीं करना, वो उससे भी पहले हो जाता है, ठीक है। आँख और हाथ, ये बहुत ध्यान रखें आप, 4 से 8 माह में आँख और हाथ का संबंधन होता है, ये संज्ञानात्मक विकास होता है 4 से 8 माह में आँख और हाथ का संबंधन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व को वस्तु स्थिरता भी कहते हैं। तो निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है, एरिक्सन, पियाजे, वाटसन या स्किनर। तो किसने की है वस्तु स्थायित्व। पहली बात तो अब ये ध्यान रखें, वस्तु स्थायित्व किसका है, पियाजे का, तो इसमें भी आंसर पियाजे ही होगा, ठीक है। वस्तु स्थायित्व या वस्तु स्थिरता किसने बताया है ये, और किसका ये सिद्धांत है विकास में, ये है पियाजे का सिद्धांत, वस्तु स्थायित्व या वस्तु स्थिरता। नेक्स्ट देखें, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को क्या कहा है, कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण, ठीक है। जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति है तो सजीव चिंतन इसे कहेंगे।
ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति की बात हो रही है तो सजीव चिंतन कहेंगे इसको, कल्पना और केंद्रीकरण या वस्तु स्थायित्व नहीं कहेंगे, तो सजीव चिंतन। नेक्स्ट, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सिंटोनिक। ईगो लिबिडो इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या अर्थ है? ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? यह है आत्म प्रेम। ये आत्म प्रेम की अवस्था कौन सी है या आत्म प्रेम किस अवस्था में होता है, ये सभी आपको अवस्था वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब बुद्धि होगी, रुचि होगी, अनुशासन होगा या अभिप्रेरणा होगी। तो ये क्वेश्चन आपका जो ग्रुप है आपका उसमें पूछा है मैंने और उसमें आंसर भी बताया हुआ है, तो आप बताएं अधिगम सर्वोत्तम कब होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। क्यों? क्योंकि जब अभिप्रेरणा होगी तभी अधिगम सर्वोत्तम होगा। किसी के पास बुद्धि है, बहुत शार्प माइंड का है, वो बुद्धि है, उसका IQ भी अच्छा है, बहुत बुद्धि है, लेकिन वो किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है वो कार्य करने का, तो वो कैसे सीखेगा? अधिगम मीन्स सीखना, वो नहीं सीख सकता जब तक उस काम में उसकी बुद्धि उसको अभी प्रेरणा नहीं होगी, जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। या तो वो खुद से मोटिवेट हो, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, या तो वो खुद से मोटिवेट हो या फिर किसी चीज़ के द्वारा या किसी दूसरे के माध्यम से, बाहरी जो अभिप्रेरणा होती है उसके माध्यम से या तो उसको मोटिवेट किया जाए, तभी वो अधिगम कर पाएगा और तभी वो उसमें रुचि बढ़ेगी उसकी और तभी वो उसमें बुद्धि लगा के और सीखने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले होता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। जब उसको उस कार्य करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, चाहे वो खुद से हो, चाहे दूसरे के माध्यम से या बाहरी अभिप्रेरणा के माध्यम से, जब वो प्रेरित होगा किसी कार्य को करने के लिए, तभी उसमें उसकी रुचि बढ़ेगी और तभी वो बुद्धि लगा के उस कार्य को करने की, सीखने की कोशिश करेगा, यानी अधिगम प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और अधिगम सर्वोत्तम तभी होगा जब अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल बुद्धि या रुचि में कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट, पुरस्कार एवं दंड कार्य करते हैं किस रूप में? पुरस्कार एवं दंड किस रूप में कार्य करते हैं? आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, उपलब्धि प्रेरणा या फिर क्षमता प्रेरणा। पुरस्कार एवं दंड ये एक अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का पार्ट होते हैं। तो पुरस्कार एवं दंड किस रूप में कार्य करते हैं? ये बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, आंतरिक नहीं। ठीक है, बाहरी प्रेरणा के रूप में पुरस्कार एवं दंड कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इरिक्सन ने भी अवस्थाएं बताई हुई हैं, लगभग बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाएं अपनी अलग अलग बताई हैं। तो इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 6, 7, 8 या 9? तो इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं यहाँ पर ध्यान रखें। जिनकी 8 अवस्थाएं हैं वो किसी वीडियो में आपको बता दी जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पियाजे की हैं, या फिर जो ऐसे ही हमने बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था पढ़ी हुई हैं, या तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पियाजे की जो 4 अवस्थाएं अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो अवस्थाओं वाला वीडियो आप ज़रूर से देखें, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? सामान्य व्यवहार होते हैं और असामान्य व्यवहार। तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं। तो असामान्य व्यवहार जो है उसका मौलिक कारण है आंशिक दमन। ठीक है, फ्राइड ने दिया है ये, और फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। तो आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी वीडियो पीछे अपलोड हुए हैं सभी में लगभग 20-20 क्वेश्चन लिए हैं। और आज हमारे 220 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन बचे हैं इस सीरीज़ के। और ये आज 11वां वीडियो था सीरीज़ का। पीछे के वीडियो जो हैं 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में पेडागोजी वीडियोज़ के नाम से फ़ाइल होगी, आप वहाँ देखें, आपको वो सीरीज़ वाले 10 वीडियो भी मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको वहाँ पर पेडागोजी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा
क्योंकि 30 नंबर का आपका जो है CDP से कुल मिला करके आपका 30 नंबर का पोर्शन है। तो इसको बिल्कुल भी मतलब लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और तैयार करना है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।